जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है कि 2029 तक हमको यूपी की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन पहुंचा देनी है। उसी के संदर्भ में आज हम डिस्कशन करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यूपी में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा और यह बहुत ही बर्निंग इशू है, इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी इंडिया में सेकंड नंबर पे जीएसडीपी के मामले में सेकंड नंबर पे इसका रैंक आता है। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है। कहीं कहीं पे हम डेटा में ये भी पढ़ते हैं कि यूपी का रैंक थर्ड है, यानी फर्स्ट महाराष्ट्र है, सेकंड तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पे तीसरे नंबर पे क्या है, यूपी है। बट इस टाइम जो स्टेट्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो जो यूपी गवर्नमेंट का डेटा है उसके हिसाब से 2025 में यूपी सेकंड नंबर का जीएसडीपी के मामले में स्टेट है। यानी कि इंडिया का जो है यूपी का जो अपना स्टेट का ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है, जो कि अप्रोक्सीमेट 27 to 28 लाख करोड़ रुपया जीएसडीपी है यूपी का अपना। और यूपी की अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी आपका पिछले 5 to 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से लमसम में चला रहा है 11%, यानी कि 11 to 12% कह सकते हैं, जो कि पिछले लास्ट 4 to 5 ईयर से चला रहा है। इसी कड़ी में आज का जो हमारा डिस्कशन होगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से तात्पर्य होता है कि कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं और उसी के ऊपर जो है जीरो के ऊपर हम 12 लिख देते हैं, तो 10 to 12 को क्या कहते हैं, 10 to 12 को कहा जाता है ट्रिलियन। ट्रिलियन यानी कि 12 बार अगर हम जीरो लिख दें तो उस वैल्यू को कहेंगे ट्रिलियन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, ये बात 2022 की है, कि यूपी गवर्नमेंट ने एक कंसल्टिंग एजेंसी है डिलॉयट, उसको हायर किया और उसकी सर्विस को हायर किया मतलब, और उससे ये सुझाव लिया कि आप एक अपना प्रपोजल तैयार करिए कि कैसे आने वाले 4-5 ईयर्स में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है उसको $1 ट्रिलियन पहुंचा दी जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का हमारा पूरा डिबेट या डिस्कशन है। पहले नंबर पे हम जान लेंगे कि गवर्नमेंट ने जो मेजर उठाए, जो प्रपोजल लेवल पे, जो भी आपका एजम्पशन लेवल पे या आइडिएशन लेवल पे जो भी स्टेप्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेज आएंगी, क्या क्या पोटेंशियल्स हैं उत्तर प्रदेश के पास पहले नंबर पे इनको अचीव करने के लिए, दूसरे नंबर में क्या क्या चैलेंजेज आएंगी इनको अचीव करने के लिए, थर्ड नंबर में इसका सॉल्यूशन क्या है, या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स उठाए हैं, क्या अमेंडमेंट किए हैं, क्या बदलाव लाए हैं इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। इसी की कड़ी में आज का हमारा ये टॉपिक है। तो पहले हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ एन एम्बिशियस प्लान टू बिकम ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ एन एम्बिशियस प्लान टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक प्लान है कि हमको, यानी हमको अपने स्टेट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लेवल पे पहुंचा देना है 2022 तक। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक प्लान है, एक मतलब कि एजम्पशन था, एक प्रपोजल है, एक एजम्पशन है कि हमको अपने स्टेट की इकोनॉमी को 2029 तक $1 ट्रिलियन पहुंचा देनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ए प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय डिलॉयट कंसल्टिंग एजेंसी दैट prepared the roadmap focusing on 10 crucial sectors to achieve state's $1 ट्रिलियन economy. A proposal was prepared by Deloitte Consulting Agency that prepared a roadmap to achieve $1 ट्रिलियन economy by 2029. This roadmap based on 10 crucial sectors and the proposal later submitted by Deloitte to the government of Uttar Pradesh.
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कंसल्टिंग एजेंसी है, उससे सहायता लिया कि आप एक रोड मैप तैयार करिए ताकि 2029 तक हम अपना इकोनॉमी $1 ट्रिलियन पहुंचा ले जाएं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिलॉयट कंसल्टिंग एजेंसी है, उसने उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी को यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज और आपका सर्विस सेक्टर, उसके जो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको 10 सेक्टर्स को टारगेट किया कि हम 10 सेक्टर्स को ही टारगेट करेंगे और उन्हीं सेक्टर्स के आधार पे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम बूम करेंगे या बूस्टअप करेंगे। वो 10 सेक्टर्स जो इसने टारगेट किया वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जो 10 सेक्टर्स हैं, तो 10 सेक्टर्स आर एज फॉलोज। हम क्या कह सकते हैं, दीज 10 सेक्टर्स आर, या 10 सेक्टर कुछ ऐसे हैं जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको इंप्रूव किया जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी एक सेक्टर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका मेडिकल एंड हेल्थ है। नेक्स्ट आपका सर्विसेज है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन है। नेक्स्ट आपका टूरिज्म है एंड कल्चर, टूरिज्म एंड कल्चर। उसके बाद रिवेन्यू कलेक्शन। देखिए वो जो 10 सेक्टर हैं जिसके लिए एक रोड मैप तैयार किया डिलॉयट कंसल्टिंग एजेंसी ने, और उनको टारगेट करते हुए कि हम इसी पे काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 2029 तक $1 ट्रिलियन पहुंचाया जाएगा। वो जो 10 सेक्टर्स हैं उसमें नंबर 1 पे लॉ ऑर्डर की समस्या है, उसका समाधान करना, उसके लिए स्टेप उठाया जाएगा, उसको फोकस किया जाएगा। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो है उसको भी टारगेट है। नेक्स्ट आपका जो है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अर्बन डेवलपमेंट, नगर जो है का विकास। मेडिकल यानी कि हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड है। सर्विसेज यानी सेवाएं हैं, शिक्षा है, टूरिज्म है आपका एंड कल्चर है। रिवेन्यू कलेक्शन का मतलब कि आपका राजस्व, उसको भी बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है, क्योंकि बिना राजस्व के, बिना रिवेन्यू के ये सारी चीज़ों को बूस्टअप नहीं किया जा सकता, तो रिवेन्यू कलेक्शन उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये 10 सेक्टर को टारगेट किया जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि ये जो 10 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर्स के ऊपर एक कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर के अधीन हर सेक्टर को एक निगरानी के तौर पे, उसके एक तरह से ऑब्जर्वेशन के तौर पे एक कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन कर दिया जाएगा। तो हर सेक्टर को जो विजिलेंट होगा, जो उसको ऑब्जर्व करेगा, वो एक कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर होगा। और हर सेक्टर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के द्वारा, ठीक। तो हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि ईच ऑफ दिस सेक्टर हैज बीन असाइंड टू ए डिजिग्नेटेड कैबिनेट मिनिस्टर। ये सभी सेक्टर जो हैं किसी ना किसी एक कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर के अधीन कर दिए जाएंगे, यानी हर सेक्टर पे 10 सेक्टर है तो 10 कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे, ऐसा समझिए। एंड सपोर्टेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल्स। और हर सेक्टर पे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर बिठा दिया जाएगा, वो उसको सहायता देगा, किसको, कैबिनेट मिनिस्टर को। ये बात इसमें कही गई। नेक्स्ट क्या है कि सीएम ने गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल्स को कि आप लोग एक एक्शन प्लान तैयार करिए शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को आसानी से अचीव किया जा सके। तो कह सकते हैं कि हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द ऑफिशियल्स टू डेवलप ए डिटेल्ड एक्शन प्लान ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉर ईच सेक्टर। हर सेक्टर के लिए एक शॉर्ट टर्म का, एक लॉन्ग टर्म का प्लान तैयार करिए, ठीक है। ये गाइड किसने दिया, गाइडेंस किसने दिया या किसने इंस्ट्रक्शन दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया। ऑफिशियल्स का मतलब ये सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल, ये जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिशियल्स हैं उनको गाइड किया, उनको इंस्ट्रक्शन दिया सीएम साहब ने कि आप एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, हर सेक्टर्स के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करिए, एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करिए, एक एक्शन प्लान तैयार करिए सभी सेक्टर्स के लिए, ठीक है। अगली बात ये कही गई है कि हर सेक्टर को जो है मंथली रिव्यू किया जाएगा,
ये जो कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा। तो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं हर सेक्टर को वो रिव्यू करेंगे 1 महीने में एक बार, जबकि सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे कि क्वार्टरली पूरे सेक्टर को रिव्यू करेंगे। ठीक है, हर कैबिनेट मिनिस्टर अपने अपने सेक्टर को 1 महीने में असेस करेगा, रिव्यू करेगा कि कहां तक उसमें कोई रिजल्ट आया, क्या कमियां रह गई, क्या उसमें अचीवमेंट हुआ, लूपहोल्स क्या है और क्या उसमें अचीवमेंट्स हुए, उसका सुधार रिफॉर्म्स कैसे किया जाए। हर महीने में असेस करेंगे कौन, कैबिनेट मिनिस्टर अपने अपने सेक्टर्स को। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, सारे सेक्टर्स को 10 जो सेक्टर्स हैं उनको क्वार्टरली लेवल पे, यानी कि एक साल में 4 बार, ऐसा समझिए कि 4 महीने में एक बार, ठीक है, 4 महीने में एक बार वो उसका असेसमेंट करेंगे कि अचीवमेंट कहाँ तक हुआ और कितना उसमें कमियां रह गई, उसका सॉल्यूशन क्या है, रिफॉर्म क्या है। तो हम उसी को कह सकते हैं कुछ इस तरह से कि इस सेक्टर अंडरगोज ए मंथली रिव्यू, इस सेक्टर अंडरगोज ए मंथली रिव्यू एट मिनिस्टर लेवल विद सीएम पर्सनली conducting quarterly assessment, यानी कि हर सेक्टर को चीफ मिनिस्टर जो है क्वार्टरली रिव्यू करेंगे और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अपने अपने सेक्टर को हर महीने पे रिव्यू करेंगे, असेस करेंगे और देखेंगे कि कहां तक उसमें अचीवमेंट हुआ। ठीक है, ये यूपी के जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसका एक एम्बिशियस प्लान था, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी से संबंधित है कि क्या क्या मतलब कि पोटेंशियल्स हैं उत्तर प्रदेश में इस चीज को अचीव करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हम एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे कि पहले नंबर पे हम देखेंगे कि नेचुरल फैक्टर क्या क्या है उत्तर प्रदेश में इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो नेचुरल फैक्टर फर्स्ट नंबर पे होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर हो जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्री हो जाएगा और ऐसे हम मेजर सेक्टर्स को देखते हैं कि क्या हमारे पास पोटेंशियल्स है इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, पोटेंशियल्स। उत्तर प्रदेश के पास क्या पोटेंशियल्स है इन चीजों को अचीव करने के लिए। देखिए अगर पोटेंशियल्स की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल फैक्टर। तो यहां पे हम नेचुरल फैक्टर की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे देखिए टोपोग्राफी की अगर बात की जाए तो हमारे पास बहुत बड़े एरिया में प्लेन है। प्लेन एरिया यूपी के पास बहुत बड़ा है। प्लेन हमारे दो काम आ सकता है। प्लेन एरिया, प्लेन जो जमीन है, भूमि है, वो किस काम आ सकता है, एक तो एग्रीकल्चर के लिए और दूसरा इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो हम कह सकते हैं यूपी के पास क्या है, वास्ट प्लेन। ठीक है, जो यूपी है उसके पास वास्ट प्लेन है, बहुत बड़े एरिया में जो है प्लेन फैला हुआ है टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के पास बहुत बड़े हिस्से में लैंड फैला हुआ है। क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आप, क्योंकि पहाड़ी पे इंडस्ट्री पठार पे तो लगा नहीं सकते आप। टोपोग्राफी के बाद आपका क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात की जाए, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन इसलिए जरूरी होता है किसी भी चीज के ग्रोथ के लिए कि मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, ना तो कोल्ड ना तो हॉट। तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के पास क्या है, वेरिएंट ऑफ क्लाइमेट एंड एबंडेंट रेनफॉल। जैसे उत्तर प्रदेश के पास बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, सब ट्रॉपिकल एंड वार्म, क्या कहते हैं, टेम्परेट, इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे पास हैं। इसमें बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लिविंग यानी कि लाइवलीहुड में भी आसानी होती है अगर मॉडरेट या मिल्ड क्लाइमेट होते हैं। खाली कुछ सीजन में हमारे पास एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, जब लू चलती है या आपका कोल्ड आ जाता है ठंडियों में। तो 2 महीने साल में ऐसे होते हैं कि जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बाकी साल भर मॉडरेट या मिल्ड क्लाइमेट रहता है यूपी का, ये कह सकते हैं।
एबंडेंट रेनफॉल, हमारे पास पानी की भी बहुत भारी मात्रा में मतलब की सप्लाई है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा नेचुरल फैक्टर में सॉइल। सॉइल जो है आपके वेरी करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं अलूवियल सॉइल बहुत बड़े हिस्से में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ब्लैक सॉइल है, तो अलूवियल से लेकर के ब्लैक सॉइल तक उत्तर प्रदेश में है। वैरायटीज ऑफ द सॉइल्स है, इसलिए वैरायटीज ऑफ द क्रॉप्स पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वाटर। वाटर की अगर बात की जाए तो पेरेनियल रिवर्स उत्तर प्रदेश के पास है। क्या है? पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स का सोर्स क्या है कि रेनफॉल भी है और आपका आइस मेल्टिंग हिमालय से जो भी रिवर निकलती है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इनरिच्ड अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर भी हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश जो है 80% हाउस यानी ड्रिंकिंग वाटर, 80% ड्रिंकिंग वाटर यूपी के लोग अपना अंडरग्राउंड वाटर से फुलफिल करते हैं। 70% इरिगेशन उत्तर प्रदेश में अंडरग्राउंड वाटर से होता है। 85% अंडरग्राउंड वाटर का यूज इंडस्ट्री अपने काम के लिए करती है। तो इंडस्ट्री की सारी वाटर नीड्स का 85% अंडरग्राउंड से फुलफिल होता है। ड्रिंकिंग के लिए यानी हाउस होल्ड के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए ड्रिंकिंग में जो पानी यूज होता है, तो टोटल ड्रिंकिंग में 80% वाटर हम अंडरग्राउंड का यूज करते हैं यूपी के लोग। एग्रीकल्चर में हम 70% वाटर अंडरग्राउंड का यूज करते हैं यूपी के लोग। ठीक है, तो यूपी में 70% अंडरग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। यूपी में 80% ड्रिंकिंग वाटर अंडरग्राउंड से लिया जाता है, अंडरग्राउंड का कंज्यूम होता है। यूपी में इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो वाटर है 85% वाटर इंडस्ट्रियल यूज के लिए अंडरग्राउंड से लिया जाता है। हो गया क्लियर? ये सारी के सारे वाटर्स हो गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसी में हमारी कड़ी है फ्लोरा एंड फौना। हमारे पास बहुत सारे वाइल्ड एनिमल, उसके अलावा जो है फॉरेस्टेड लैंड है, पूरी की पूरी रेंज है, वुड वैरायटीज हैं, ऑफ द वुड्स हैं फर्नीचर के लिए, और उसके अलावा जो है फॉरेस्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए। और जैसे कि लेदर इंडस्ट्री कानपुर की, तो यूपी लार्जेस्ट जो है लाइव स्टॉक शेयर होल्डिंग है पूरी इंडिया में। तो रॉ जो है स्किन या लेदर आसानी से रूरल एरिया से सप्लाई हो जाता है कानपुर में, आगरा की लेदर इंडस्ट्रीज में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि मिनरल। अगर मिनरल की बात की जाए तो मिनरल क्या है हमारे पास? मिनरल हाउस ऑफ बुंदेलखंड कह सकते हैं। बुंदेलखंड का जो एरिया पूरा का पूरा मिनरल से भरा पटा है। ये हमारा हो गया नेचुरल फैक्टर। नेक्स्ट हमारा जो है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग है। क्या है? एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पास 15 एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पार्क्स हैं। कितने हैं? 15। 15 जो है एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पार्क है यूपी के पास। उसके अलावा जो है यूपी जो है पहले नंबर पे है कई चीजों में। पूरी इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनमें टॉप 1 पे यूपी कुछ चीजों के प्रोडक्शन में है। तो हम कह सकते हैं उसी चीज को कि फर्स्ट यूपी किसमें है? फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में यूपी पहले नंबर पे है। मिल्क में यूपी पहले नंबर पे है। कहीं कहीं पे सेकंड पे रहता है, कहीं कहीं पे पहले रहता है। ठीक है, राजस्थान पहले पे आ जाता कभी कभी, बट यूपी को मानिए कि मिल्क में भी प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है। उसके अलावा जो है आपका शुगर कैन है। ठीक है, शुगर
कैन के प्रोडक्शन में भी यूपी पहले पे है, मैंगोज वगैरह के भी प्रोडक्शन में आपका यूपी पहले पे है। और उसके अलावा आंवला, आंवला यानी कि इंडियन गूसबेर्री, इंडियन गूसबेर्री यानी आंवला, उसके प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो इन चीजों के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। पूरे इंडिया का जो है 18.89% फूड ग्रेन ओनली यूपी में पैदा होता है। कितना? 18.89% ऑफ इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंडिया का जो है 18.89% फूड ग्रेन यूपी में अकेले पैदा होता है। उसके अलावा पूरे इंडिया का जो है 46% शुगर कैन, कितना इसी में लिख सकते हैं, एंड 46% ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन का मतलब कि गन्ना, गन्ने के पैदावार में यूपी पूरे इंडिया का 40% अकेले पैदा करता है। ये हमारे पास पोटेंशियल है एग्रीकल्चर से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में आ जाएगा डेयरी। डेयरी में हमारे पास जो है स्टेट की जीएसडीपी में अप्रोक्सीमेटली 7% भागीदारी हमारे यहाँ डेयरी की ही है, यानी कि डेयरी सेक्टर्स की हमारे यहाँ स्टेट की जीएसडीपी में भागीदारी अप्रोक्सीमेटली 7% है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैंडलूम एंड टेक्सटाइल। हैंडलूम और टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश किस रैंक पे है? 3rd रैंक पे है। एग्रीकल्चर के बाद 3rd नंबर पे लिखिए आप लोग हैंडलूम, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल। इसमें यूपी जो है 3रे रैंक पे है। किस रैंक पे है? 3rd रैंक है इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। उसके अलावा यूपी जो है 90% जो है कालीन, जिसे हम कहते हैं 90% आपका जो है कारपेट यानी कालीन, 90% कारपेट जो है पैदा करता है पूरे इंडिया का, उत्तर प्रदेश अकेले ही 90%। उसके अलावा जो है 13% है, ये टोटल जो है आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूपी के पास 3rd रैंक है। 3rd रैंक का मतलब पूरे इंडिया का 13% टेक्सटाइल यूपी अकेले पैदा करता है। उसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में है ऑटो कंपोनेंट, ऑटो कंपोनेंट्स। आप ऑटो कंपोनेंट में भी यूपी का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि आपका बागपत, शामली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, ये सारे ऑटो कंपोनेंट्स बनाने के हब हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब कि, और सेवरल जो है ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्शन के क्लस्टर्स हैं। तो कह सकते हैं कि ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्शन क्लस्टर्स, मेनली इसमें एमएसएमई वगैरह इन्वॉल्व हैं। छोटी छोटी कंपनियों का इसमें रोल है बहुत बड़ा, और बड़ी कंपनियों के जैसे कि टाटा हो गया, मारुति हो गया, होंडा हो गया, यामाहा होगा, उन सबको ये सप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिफेंस एंड एरोस्पेस है। डिफेंस एंड एरोस्पेस, अगर इसकी बात की जाए डिफेंस की एंड एरोस्पेस की, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है यूपी में बनाया जा रहा है, जिसमें जो कि बुंदेलखंड में, और उसके लिए 6 नोड्स बनाए जाएंगे, 6 सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर बनाया जाएगा या 6 नोड्स बनाया जाएगा। वो आपका अलीगढ़, आगरा और आपका कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और झांसी में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफेंस एंड एरोस्पेस में मतलब कि इंडस्ट्रियल है, ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद 6 नोड्स जो बनाए जाएंगे इसके लिए। उसके अलावा मोर देन 7 या 8 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। कितनी हैं? सेवरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, और HAL के भी कई प्लांट हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, उसके अलावा डिफेंस के और भी मतलब कि नए नए भी प्लांट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, रायबरेली वगैरह में आर्म अम्यूनिशन वगैरह के लिए भी कुछ प्लांट्स फंक्शनल हैं उत्तर प्रदेश में।
और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी, पांचवें के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, एनर्जी। एनर्जी की बात की जाए अगर, तो बहुत सारे तो ट्रेडिशनल हमारे पास जो है एनर्जी से रिलेटेड प्लांट्स हैं, चाहे वो हाइडल हो चाहे वो आपका थर्मल हो। तो उन दोनों को हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हरदुआगंज है आपका अलीगढ़ में, ठीक है, हरदुआगंज ये सबसे ओल्डेस्ट मुझे लग रहा है। उसके अलावा जो है अनपरा ओबरा, अनपरा ओबरा परीक्षा, और उसके अलावा जो है रिहांड डैम वाला जो है वहां दोनों है, हाइडल एंड थर्मल। उसके अलावा जो है आपका औरैया दादरी, बहुत सारे हैं भाई, औरैया दादरी, ऊंचा हार, औरैया दादरी ऊंचा हार, ये सारे के सारे पनकी, वहां पे भी थर्मल है। और आपका बारा या बाड़ा करके आपका इलाहाबाद में है टाटा वाले का। और उसके अलावा मिर्जापुर या सोनभद्र में एक आपका अदानी ग्रुप 1600 मेगावाट का लगाने जा रहा है। ये सारे के सारे हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एनर्जी की बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो सोलर एनर्जी के लिए यूपी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है, सब्सिडी वगैरह भी बहुत सारा प्रोवाइड किया है सोलर एनर्जी 2022 की। तो अगर आने वाले 5 सालों में यानी 22 से कैलकुलेट करेंगे तो 22 5 27 27 तक 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का हमारा टारगेट रखा गया है। उसके अलावा हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी कि यूपी में अप्रोक्सीमेटली 23 या 28 जो है गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की क्षमता है, पोटेंशियल्स है। तो ये सारे के सारे हैं। और उसके अलावा इस बार की भी बजट में जैसे मिर्जापुर में आपका, जालौन में और झांसी में, इन सब जगहों पे सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे प्लांट फंक्शनल भी आ चुके हैं और कुछ जगहों पे लगाए जा रहे हैं, खासकर बुंदेलखंड के एरियाज में। तो ये सोलर एनर्जी में भी हमारे पास बहुत ही हाईली पोटेंशियल्स है और बहुत ज़्यादा हम हार्वेस्ट करने में हमारे यहाँ प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं इसके लिए। और यूपी नेडा करके एक एजेंसी है जो इसके लिए तत्पर है सोलर एनर्जी वगैरह को मतलब कि प्रमोट करने के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए। यूपी नेडा करके, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी करके है, बहुत पहले से 70 या 80 की दहाई की एजेंसी है, काम में मतलब फंक्शनल है तब से ये। उसके अलावा हमारा अगला जो टॉपिक है इसी में रिलेटेड है, ये हमारा हो गया 6 नंबर। 7वें नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंफ्रा। कोई इसके नहीं काम कर रहा है यार। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंफ्रा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो देखिए रोड एंड, पहले नंबर पे हम देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट देखते हैं नंबर 1 पे। क्या है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इसका 57% है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इसका 10% कैचमेंट एरिया यूपी से गुजर रहा है, इसका 57% कैचमेंट एरिया, इसका 10% कैचमेंट एरिया। उसके अलावा 3 जो है लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं, लॉजिस्टिक हब यूपी में, नोएडा, दादरी, वाराणसी, इन सब जगहों पे। उसके अलावा बहुत सारे भी हाल के दिनों में हम अपने यहाँ क्या हुआ, एक्सप्रेसवे बनवाया गया था। क्या है, एक्सप्रेसवेज। ये एक्सप्रेसवे जैसे पूर्वांचल हो गया, आगरा टू लखनऊ हो गया, यमुना एक्सप्रेस हो गया और गंगा एक्सप्रेस हो गया, और उसके अलावा जो है लिंक एक्सप्रेस बहुत सारे हैं, और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे भी यूपी में बनाए गए जो कि अभी फंक्शनल हैं। तो मतलब कि नेटवर्क ऑफ द एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा यूपी में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं इसी की कड़ी में कि फर्स्ट इन रेलवे लाइन, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है रेलवे लाइन के लेंथ के मामले में पहले नंबर पे है, एंड सेकंड पोजीशन इन लेंथ एक्सटेंशन ऑफ रोडवेज, ठीक है। रोडवेज की बात अगर की जाए तो उसमें सेकंड नंबर पे यूपी का है पूरे इंडिया में लेंथ के मामले में रोडवेज का। उसके अलावा एयरपोर्ट्स वगैरह भी बहुत सारे यूपी में बनाए गए हैं अभी। टोटल जो है आपका लमसम 16 एयरपोर्ट्स फंक्शनल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूपी के पास हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, जैसे हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का प्रोविजन है, 2021 के बजट में रखा गया था। तो तब से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आ चुके, बन भी चुके हैं, और कुछ ही रह गए हैं जिनको प्राइवेट के अलाइनमेंट में या सपोर्ट से बना दिया जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, एक तो ये हो गया। उसके अलावा क्या है कि देखिए, आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है। आयुष यूनिवर्सिटी कहां बन रही है? गोरखपुर में। गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है। उसके अलावा आपका यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सिटी जो है हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी भी गोरखपुर में बन रही है, और एक गौतम बुद्ध के नाम पे एक यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही है, क्या कहते हैं, कुशीनगर में। तो ये सारे अभी नए नए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखत आ जाएंगे। और बहुत सारे जो है मतलब कि अटल और पीएम श्री, इस तरह से स्कूल्स वगैरह और कायाकल्प वगैरह, जो बेसिक एजुकेशन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी हमारे यहाँ स्कीम चल रही है। उसके अलावा जो है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है आपके मेरठ में। कहाँ पे? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। ये जो है मेरठ में बनाई जा रही है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। आपके ये स्टेडियम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं कुछ यहाँ पे आपके वाराणसी में, अलीगढ़ वगैरह में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं फिल्म से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? फिल्म। ये हमारे पास सब पोटेंशियल्स हैं। फिल्म की बात की जाए तो शूटिंग होती रहती है भोजपुरी फिल्मों को कि ईस्ट यूपी के गांव में। तो हम कह सकते हैं कि ऑफन जो है भोजपुरी मूवीज, भोजपुरी मूवीज वेयर shooted out in the villages of ईस्ट यूपी। ईस्ट यूपी के जो पूर्वांचल के जो गांव हैं वहां पे भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फिल्म से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम चलाई है, जैसे कि देखिए फिल्म बंधु, फिल्म से रिलेटेड पॉलिसी भी आई है यूपी गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्या है? फिल्म डेवलपमेंट फंड भी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। फिल्म डेवलपमेंट फंड। फिल्म डेवलपमेंट फंड के बाद उत्तर प्रदेश ने एक जो है इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाया जा रहा है नोएडा में। इंटरनेशनल फिल्म सिटी नोएडा वगैरह में। और बहुत सारी जो फिल्म पॉलिसी है उसके अंतर्गत बहुत सारी सब्सिडी और इंसेंटिव्स वगैरह फिल्म के प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट करने में है। किस रैंक पे है? फर्स्ट रैंक है यूपी का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रमोट करने में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यही मोबाइल हो गया, टेबल, पंखा या फैन, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं इस तरह की चीजें, लैपटॉप और ये जो भी उसके कंपोनेंट्स वगैरह भी, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आते हैं। तो अगला हमारा जो है पॉइंट है 9 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी। तो यूपी किस नंबर पे है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला पॉइंट हो जाएगा यूपी का, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स के मामले में उत्तर प्रदेश पहले रैंक पे है। अगर मोबाइल की बात करें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो पूरे इंडिया का 45% मोबाइल यूपी में ही अकेले बनता है। तो 45% ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? इसी में हमारी कड़ी है 55%, यानी कि 55%,
55% of mobile components are manufactured इन यूपी। मोबाइल कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में उत्तर प्रदेश में 45% पूरे इंडिया का होता है, जबकि ओनली मोबाइल की बात करें तो आपका 45%। ठीक है, और ये 55% कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट मतलब उसके पार्ट्स पुर्जे, और ये मतलब कि असेंबल्ड के फॉर्म में, कंप्लीटली रेडी जब हो जाए, ठीक है, फिनिश गुड्स के फेम में, जो कि यूजेबल हो जाए। 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर टू बी सेट अप। अगला पॉइंट इसी में है, 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर टू बी सेटअप। ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वगैरह पे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर वगैरह बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा इसी की कड़ी में डेटा सेंटर भी यूपी में बनाया जा रहा है। क्या है? डाटा सेंटर जो बन रहा है आपका ईडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि ग्रेटर नोएडा में। कहां पे ये पड़ता है? ग्रेटर नोएडा में। और दूसरा डाटा सेंटर का इनाग्रेशन यही मई जून में इसी साल 2025 में किया गया था, जो कि साहिबाबाद में है। साहिबाबाद, गाजियाबाद। एक डाटा सेंटर आपका यहां बनाया जाएगा। उसके अलावा जो है एआई सिटी बनाया जा रहा है लखनऊ में। इसी की अगली कड़ी के है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। कहां बनाया जाएगा? एट लखनऊ। जमीन वमीन इसकी निर्धारण हो गई है, एयर मार्क कर ली गई है, और इस पे काम बस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे के सारे। उसके अलावा आईटी की बात करें, आईटी का मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटीईएस, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ये नेक्स्ट के बाद हमारा हो जाएगा 10 नंबर पे, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। इस मामले में यूपी जो है 6th हाईएस्ट शेयर इन आईटी एक्सपोर्ट इन इंडिया स्टेट्स। यूपी का कौन सा रैंक है? 6ठा नंबर है। 6th हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट। आईटी वगैरह के एक्सपोर्ट के मामले में यूपी का 6ठा रैंक है पूरे इंडिया में। आईटी के जो है 12 सेज हैं यूपी के पास। 12 सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज से रिलेटेड यूपी के पास हैं। ये सारे यूपी के पोटेंशियल्स हैं। उसके अलावा यूपी के पास भरमार है एमएसएमई वगैरह की, जिसको हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है एमएसएमई वगैरह का भाई, एमएसएमई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। अगला जो पोटेंशियल की बात है वो बहुत ही धांसू पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश का, और वो किसी स्टेट के पास नहीं है। वो है आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है उसको हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम यहां पे लिख सकते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। नंबर 1 में मोन्यूमेंट्स से रिलेटेड टूरिज्म जो आते हैं, हिस्ट्रिकल जो प्लेसेस होते हैं उनको विजिट करने के लिए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मोन्यूमेंट्स। की बात की जाए तो सब नंबर 1 पे 3 जो है यूपी के पास यूनेस्को साइट्स हैं। क्या है? 3 जो है यूपी के पास यूनेस्को साइट्स हैं। यूनेस्को साइट्स में नंबर 1 पे हम कह सकते हैं कि ताजमहल है, जैसे आगरा फोर्ट्स है, एंड फतेहपुर सीकरी के जो मोन्यूमेंट्स हैं, तो मोन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सीकरी ऐसा है, मोन्यूमेंट्स ऑफ फतेहपुर सीकरी, ताज ऑफ आगरा एंड आगरा फोर्ट या अकबर फोर्ट्स ऑफ आगरा। ये सारे के सारे यूनेस्को की साइट्स हैं। उसके अलावा जो है
नवाब जो मॉन्यूमेंट्स हैं या अवध अवध के जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं सारे के सारे कहाँ पे हैं? लखनऊ में हैं। जैसे कि भूल भुलैया हो गया, इमाम बाड़ा हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे लखनऊ वाले हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं लखनऊ। उसके अलावा जौनपुर में भी यूपी के पास जो है टूरिस्ट आते हैं, वहां पे भी जाते हैं। जौनपुर जो कि शर्की डायनेस्टी का है, ठीक है, शर्की मॉन्यूमेंट्स ये कहां पे है? जौनपुर में है। जो शर्की मॉन्यूमेंट्स जौनपुर में है ये भी टूरिस्ट के लिए, जैसे कि अटाला मस्जिद और आपका लाल दरवाजा, ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं वहां के लिए। उसके अलावा बहुत सारे जो है पेट्टी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इधर उधर भी मॉन्यूमेंट्स हैं, और जो कि यहाँ वहाँ फैले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इको टूरिज्म। क्या है आपका? इको टूरिज्म। इको टूरिज्म की अगर बात की जाए तो यूपी के पास 24 जो है आपका बर्ड सेंचुरी है, 11 जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के पास है, एक नेशनल पार्क है, और गंगा राफ्टिंग वगैरह, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, स्विमिंग वगैरह ये भी हमारे पास है, ठीक है। तो ये इको टूरिज्म के लिए भी यूपी मतलब बहुत ही इन्वेस्ट है। हेल्थ एंड मेडिकल अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? हेल्थ एंड मेडिकल। हेल्थ एंड मेडिकल की अगर बात की जाए तो आयुर्वेदा से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो रिच ट्रेडिशंस ऑफ आयुर्वेदा एंड वेलनेस सेंटर हम कह सकते हैं इसको, रिच ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदा एंड वेलनेस सेंटर यूपी के पास है। उसके अलावा यूपी के पास जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस कहां पे हैं? हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस ये सारे के सारे आपके मेरठ में, मेरठ एंड लखनऊ, पूरी एक रोड पे लखनऊ में मेडिकल कॉलेजेस एंड मतलब बहुत सारे जो है हॉस्पिटल्स हैं, पूरा लाइन से ही है, 30, 40, 50 हो कि कितना हो गिना नहीं जा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूपी के पास है, रिलीजियस टूरिज्म है। रिलीजियस टूरिज्म की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं पहले नंबर में सनातन धर्म को ले लेते हैं। जो सनातन धर्म के जो साइट्स हैं उसमें आपके अयोध्या, नेक्स्ट आपका जो है काशी, नेक्स्ट आपका प्रयागराज, नेक्स्ट आपका प्रयागराज के अलावा जो है मथुरा। सनातन धर्म के अलावा अगर हम बौद्ध धर्म को ले लेते हैं, बौद्ध रिलीजन की अगर बात की जाए तो सारनाथ, क्या है? सारनाथ, आपका श्रावस्ती एंड कुशीनगर, पिपरावा, अलीगढ़वा एंड ये है ना लुम्बिनी, इस तरह की ये सारे बौद्ध धर्म के हैं। उसके अलावा जैन धर्म की बहुत सारी साइड हैं। यहाँ पे तो फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, बौद्ध धर्म के जितने साइड हैं फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, ईस्टर्न एशिया के जो टूरिस्ट हैं। जैन धर्म की बहुत सारी साइड हैं, और मुस्लिम धर्म की भी बहुत सारे मज़ार वज़ार हैं जहाँ साल भर उर्स चलते रहते हैं और लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं। यूपी की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो बहुत बड़े सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। देखिए, अगर हम जो कुंभ मेला लगा, क्या है? कुंभ मेला, इसमें जो मोर देन 40 करोड़ पिलग्रिम्स विजिटेड। कितने इसमें पिलग्रिम्स विजिट किए थे? मोर देन 40 करोड़ थे ज्यादा। यूपी में पिछले साल लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60 करोड़ जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे यूपी में। कितना? मोर देन 60 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट या टूरिस्ट कह सकते हैं विजिटेड उत्तर प्रदेश।
और ज्यादातर कहाँ गए, या तो कुंभ मेला में या ये राम मंदिर जो है अयोध्या बनने पे। तो यूपी के इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी से संबंधित है, आपका चैलेंजेस। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को, ये तो हमारे पास ऑप्शंस थे, पोटेंशियल थे, अब इनको हार्नेस या हार्वेस्ट कैसे करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। अगला इसी से संबंधित हमारा क्या है, अगला टॉपिक चैलेंजेस। इन सब को हमको रियलाइज करने में, इन पोटेंशियल को हार्वेस्ट करने में हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। क्वेश्चन यही था शायद, मुझे लगता है कि क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या मतलब चैलेंजेस हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचाने में उत्तर प्रदेश को। तो उसके लिए हमने जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेज से। तो उसी को हम देखते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू अचीव या इन अचीविंग द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029। 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या किन समस्याओं का मतलब कि फेस करना पड़ रहा है। तो नंबर 1 पे ये क्या हो जाएगा हमारा चैलेंजेस। चैलेंजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट नंबर पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जहां तक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात है, उत्तर प्रदेश में इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी है। तो हम कह सकते हैं इसको लेक ऑफ इनोवेशन, लेक ऑफ इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी कमी है उत्तर प्रदेश में। देखिए जो यूपी है, अगर हम देख लेते हैं सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स को ले लेते हैं और जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश का है, तो मान के चलिए एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में 27% भागीदारी था। ये मतलब कि 2023 में, 23-24 में, ये क्या कहते हैं करंट प्राइस पे, जीएसडीपी एट करंट प्राइस। वहीं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी इंडस्ट्री कह लीजिए मोटे मोटे शब्दों में, इंडस्ट्री का जो है आपका या मैन्युफैक्चरिंग का 27% था। और नेक्स्ट हमारा जो है सर्विसेज है, सर्विसेज में लमसम जो है 46% हो जाएगा। 14, 6, 20 और 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। इस तरह से जो है 46% यानी 46% सर्विसेज में हमारी भागीदारी थी। देखिए किसी भी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग या आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है इसका रोल बहुत ज्यादा होता है। इंडस्ट्री का, हमारे यहाँ इंडस्ट्री का जो है रोल कम है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्रीकल्चर का रोल हमारे यहाँ आज भी बहुत ज्यादा कंसिडरेबल है, बहुत ज्यादा रोल है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ा पाए तो हमारा डायरेक्टली बूस्टअप क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। अगर मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर अगर बूस्टअप होता है तो एग्रीकल्चर को रॉ के तौर पे यूज करता है, तो एग्रीकल्चर का भी बूम होता है, एग्रीकल्चर का भी आपको लाभ मिलता है, क्योंकि ये रॉ के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको बूस्टअप करता है, उसको रॉ मटेरियल को यूज करता है, उसको फर्दर प्रोसेस और मतलब कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में काम लिया जाता है। बट हमारा मैन्युफैक्चरिंग में यही बेस होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का, और जितने मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप होगा ऑटोमेटिक को एग्रीकल्चर को ग्रोथ करेगा और सर्विसेज को भी ग्रोथ करेगा। बट हमारे यहाँ ये दोनों जो है ठंडे बस्ते में हैं और इसी पे खाली फोकस हो रहा है, यही बढ़ता जा रहा है। तो इसी बात को हम कह सकते हैं कि शेयर इन जीएसडीपी इज क्वाइट लो। क्या है, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीएसडीपी इज क्वाइट लो। कितना है हमारे पास है, 27% अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो बहुत कम है ये वैल्यू हमारे लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एमएसएमई जो है प्रीडोमिनेटेड, और जब एमएसएमई हमारे यहाँ प्रीडोमिनेटेड रहेगी तो इसका मतलब कि इसमें प्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो ऑब्सोलेट, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें। क्या है, ओल्ड एंड ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजीज।
जब ओल्ड या ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी यूज होगी तो उसका मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगा और फिनिश गुड्स में वो ज्यादा उतनी ज्यादा चमक या शाइनिंग या पीपल के चॉइस के मुताबिक गुड्स तैयार नहीं होंगे, तो कंपिटेटिव गुड्स नहीं बना सकते हैं। प्रोडक्शन का कॉस्ट ज्यादा आएगा, इसमें कंपिटेटिव गुड्स नहीं प्रिपेयर कर सकते, कस्टमर्स के चॉइस नहीं फुलफिल हो सकती। ये सारे के सारे फैक्टर एमएसएमई। उसके अलावा इकोनॉमी ऑफ स्केल एक वर्ड होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, जब मास लेवल पे बड़े लेवल पे कोई चीज प्रोडक्शन किया जाएगा तो मार्जिन कॉस्ट उसकी घटती चली जाएगी, जितनी ही बड़े लेवल पे पैदा किया जाएगा तो इस तरह उसकी कॉस्टिंग कम होती चली जाएगी प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, मतलब घटाने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि बड़े से बड़े लेवल पे आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है। छोटे लेवल पे हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो मार्जिन कॉस्ट हमारा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी नहीं अप्लाई होता है, तो नॉट अप्लाइड द इकोनॉमी ऑफ स्केल इन केस ऑफ एमएसएमई प्रोडक्शन या प्रोडक्शन बाय द एमएसएमई। तो नॉट अप्लाइड द इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोडक्शन बाय द एमएसएमई। ये भी एक फैक्टर्स है। उसके अलावा इनएफिशिएंट हो सकती हैं ये। इनके साथ क्या दिक्कत होती है कि लो प्रोडक्टिविटी होती है, इनएफिशिएंट एंड कॉस्टली, ज्यादा रॉ कंज्यूम करती हैं, रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा कंज्यूम करती हैं ये, ठीक है। तो ये सारे के सारी समस्याएं एमएसएमई में आती हैं। और इसी चीज को हमने, तो ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं ये एमएनसी को कैसे बीट कर सकती हैं, ये भी समस्या। तो दे कांट बीट द एमएनसीज वेरी इजीली, ठीक है। आसानी से एमएनसी को कैसे बीट कर लेंगे जब पूरा के पूरा प्रोडक्शन का सिस्टम हमारे पास एमएसएमई से ही है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप। क्या हो गया, ये एमएसएमई हो गया, यानी कि ये पहला हो गया आपका इंडस्ट्री। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप। अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप की अगर बात की जाए तो क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। क्या है, लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की हमारे पास कमी है। ओल्ड डेटेड करिकुलम हमारे पास है। क्या है, ओल्ड डेटेड करिकुलम हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास जो एकेडमिक सिस्टम्स है उसमें और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स में गैप है, तो उसी को हम कह सकते हैं यहां पे कि मिसमैच बिटवीन स्किल प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड रिक्वायर्ड स्किल बाय इंडस्ट्री या फैक्ट्री। तो मिसमैच बिटवीन स्किल प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिक्वायर्ड स्किल्स बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के द्वारा जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसमें और जो इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्किल प्रोवाइड करते हैं उन दोनों में बहुत ह्यूज गैप है। नेक्स्ट हमारा जो है लेक ऑफ डायनेमिक पॉलिसी एंड अनसर्टेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक दो, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसमें क्या है, पॉलिसी लेवल पे और रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लेवल पे भी हमारे पास फेलियर है। किस लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेवल पे भी हमारे पास चैलेंज है। तो थर्ड है लेक ऑफ डायनेमिक पॉलिसी। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, लेक ऑफ डायनेमिक पॉलिसी एंड अनसर्टेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म। देखिए इसके अंतर्गत जो है स्ट्रिक्ट एंड अनफेवरेबल लेबर लॉस हैं। पहले नंबर पे क्या पॉइंट आएगा, स्ट्रिक्ट एंड
अनफेवरेबल लेबर लॉज, यानी कि जो लेबर लॉज हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल हैं, ठीक है, बहुत ही रिजिड हैं लेबर लॉज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिजिड एंड डिलेड, या इस तरह से कह सकते हैं डिलेड इन लैंड एक्वाजिशन, इन लैंड एक्वाजिशन, लाइसेंसिंग इशू आल्सो, क्लियरेंस है ना, लाइसेंसिंग इशू एंड क्लियरेंस एक्सेट्रा, ये भी समस्याएं अपने पास हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं देखते हैं। तो प्रोडक्टिविटी हमारे पास लो है, एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो अपने यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लो होने का कारण क्या है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो फ्रेगमेंटेड है, वो टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं किसान। तो लो प्रोडक्टिविटी क्या है, लो प्रोडक्टिविटी, उसका कारण क्या है, फ्रेगमेंटेड लैंड, फ्रेगमेंटेड लैंड। फ्रेगमेंटेड लैंड के साथ साथ क्या होता है कि जो मेड़ होती है, पार्टीशन करते हैं जिससे खेत को, वो भी बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का बेकार कर देती है, और इस तरह से जो इनपुट कॉस्ट होता है ज्यादा आता है हमारे यहाँ। अगर बड़े फार्म हाउसेस, बड़े फार्म लैंड होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बड़े इस पे एरिया पे होगा, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट एक तरह से कम आएगा, क्योंकि जो फ्रेगमेंटेड लैंड होने के नाते मेड़ रोड होता है तो बहुत सारा जो फर्टिलाइजर होता है, सीड्स होता है वो, और वाटर यानी इरिगेशन में, तो वो सारा का सारा एक तरह से लॉस हो जाता है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लाइमेट चेंज, कॉन्सर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज इसलिए कॉन्सर्न है, एंड नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब कि इरेगुलर एंड अनइंटरप्टेड जो है बारिश होने लगती है, कभी रेगुलर बारिश होने लगती है, कभी बारिश होती नहीं है, उसका टाइम और सीजन भी बदल गया बारिश का, तो किसानों को बड़ी समस्या आ रही है कि सीड कब डालें, उसका हार्वेस्ट कब करें। क्योंकि पहले एक टाइम रबी और खरीफ इस क्रॉप का एक पैटर्न फिक्स हुआ करता था कि इस महीने में, इस सीजन में वो क्रॉप को डाल दे, मतलब शोविंग करते थे किस टाइम उनको हार्वेस्ट करना है। बट ये पैटर्न बदल गया, किसके कारण, क्लाइमेटिक चेंज के कारण, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न एग्रीटेक्स, या लेक ऑफ मॉडर्न एग्रीटेक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उसकी भी बहुत भारी मात्रा में यूपी में कमी है, जैसे कि हार्वेस्टर हो गया, कंबाइन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, आपका पंपिंग सेट हो गया, ट्यूबवेल हो गया, बोरवेल हो गया, ठीक है, थ्रेशर्स हो गया, ये सारे के सारे जो है सोविंग सीड्स के लिए जो आपकी मशीनरी आती है, ये सारे के सारे एक तरह से बहुत ही बड़ा मतलब चैलेंज है उत्तर प्रदेश के लिए किसानों के पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेस टू मार्केट, ये बहुत बड़ा मतलब इशू है, एक्सेस टू मार्केट। अपने प्रोडक्ट्स का या अपने क्रॉप्स का किसान जो है टाइम पे एक तो बेच नहीं पाता, अगर बेचता है तो औने पौने दाम पे बेच देता है, थ्रो अवे प्राइसेस पे, ये भी बहुत बड़ा एक समस्या है यूपी के किसानों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट। इससे रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो पहले नंबर में जो है कनेक्टिविटी की बात की जाए तो बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं, वो आज भी उत्तर प्रदेश से जो हिंटरलैंड्स हैं, हिंटरलैंड अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो रॉ मटेरियल कैसे आएगा, जो फिनिश गुड्स है वो एक तरह से हिंटरलैंड्स मार्केट भी का रोल प्ले करते हैं, तो वो मार्केट्स भी हैं, तो उन तक हमने गुड्स को कैसे पहुंचाएंगे, तो एक तरह से ये भी एक समस्या है। तो कह सकते हैं कि पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड इंटरप्शन इन कनेक्टिविटी, पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। नेक्स्ट आपका पुअर क्वालिटी ऑफ रोड एंड इंटरप्शन इन कनेक्टिविटी। इंटरप्शन का मतलब ये हो गया, आप ये समझिए कि जैसे डायरेक्टली दिल्ली टू लखनऊ जाना हो, गोरखपुर जाना है, तो उनको बहुत बार उनको बाईपास करके आना पड़ता है, जगह जगह उनको ट्रैक बदलना पड़ता है या आपको चीजें मतलब बदलनी पड़ती हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप उठाए हैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए, एक्सप्रेस वगैरह को बनाने के लिए, तो वो भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि यकायक कोई चीज़ बन करके फंक्शन में नहीं आ जाती, और उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी एक तरह से भरपाई करने के लिए वो भी टाइम चाहिए। तो हम इसको कह सकते हैं कुछ इस तरह से कि मॉडर्न लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट में टेक टाइम टू बी बिकम फंक्शनल। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, ठीक है, में टेक टाइम टू बी फंक्शनल। उसको फंक्शन आने में भी टाइम लगेगा, जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं और ये मतलब कि लॉजिस्टिक सपोर्ट्स वगैरह जो बन रहा है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बन भी चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रीजनल डिस्पैरिटीज है। रीजनल डिस्पैरिटीज की बात की जाए तो उसको हम दो संदर्भ में देख सकते हैं। एक तो रीजन वाइज, यानी कि बुंदेलखंड और ईस्ट यूपी को आपके पश्चिमी यूपी और आपके सेंट्रल यूपी के कंपेरिजन में, एक तो ये फैक्टर्स है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि 6 नंबर पॉइंट हो जाएगा आपका, रीजनल डिस्पैरिटीज। देखिए बुंदेलखंड एंड ईस्ट यूपी, ये हर चीज में मतलब कि पुअर हैं, हर चीज में मतलब एक तरह से ये पुअर हैं, कमजोर हैं। किससे? वेस्ट यूपी से एंड सेंट्रल यूपी। एक तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रूरल एंड अर्बन डिवाइड, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ये भी इसकी परंपरा भी अपने यहां कम है, क्योंकि कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसको 3 स्टेप होना चाहिए। जस्ट नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे सेविंग। जो भी अमाउंट सेव किया जाता है उस अमाउंट को, जैसे मान के चलिए कि पहले नंबर पे आता है आपका डिस्पोजेबल इनकम। इस इनकम से जो भी फैमिली है, कोई भी हाउस होल्ड है, उसने जितने पैसे खर्च कर दिए अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उस एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसी को सेविंग कहते हैं। ये सेविंग वाली अमाउंट कहीं पे डिपॉजिट कर दी जाती है, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं फाइनेंसिंग। इसके बाद इसी को कहते हैं आपका इन्वेस्टमेंट। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी कंट्री का जो कैपिटल फॉर्मेशन निर्भर करता है, नंबर 1 पे बेसिक स्टेप आपका सेविंग है। किस लेवल लोगों के अंदर प्रचलन है पैसे को जमा करने का बैंकिंग सिस्टम में, ना कि अपने पास लैंड में यानी जमीनों में या गोल्ड वगैरह में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसे को एक तरह से यूजलेस कर देते हैं। अगर आप फंड या मनी को किसी बैंक में जमा करते हैं तो क्या प्रचलन है, कितना लोगों में ट्रस्ट है बैंकिंग में जमा करने का। लोग डरते हैं कि बैंक में जमा करेंगे तो पैसा कहीं बैंक ना बैठ जाए, कहीं लोहे की कोई भाग ना जाए। ये सब अपने यहाँ समस्याएं हैं, इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन अपने यहाँ एक समस्या से हम जूझ रहे हैं। और बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग का मतलब यह है कि कितना ज्यादा लेवल पे, कितना मास लेवल पे वो पब्लिक को मोबिलाइज कर ले जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसका रोल होता है, या बैंकिंग सिस्टम या इंश्योरेंस कंपनियां किस लेवल पे पब्लिक को मोबिलाइज कर ले जाती हैं कि आप पैसा कहीं पे लगाइए, या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, या इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी खरीद लीजिए, या तो आप बैंक में जमा करिए या एफडी में जमा कर दीजिए। तो ये इनके मोबिलाइजेशन पे भी निर्भर करता है। उसके बाद वही अमाउंट इनके पास जो आ गया, ये पब्लिक का पैसा मेनली इनके पास आता है। इस अमाउंट को ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोगों को लेन दे देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, लोगों को नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, और बड़ी बड़ी कंपनियां उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देती हैं। इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसकी समस्या भी यूपी में है, क्योंकि अपने यहाँ बैंकिंग सिस्टम में आज भी
ये अलग बात है कि जनधन योजना इस तरह की स्कीमें चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, बट वहाँ लोकल जो कमेटी सिस्टम चलता है, कमेटी भरते हैं लोग अपने आपस में, ऐसे 7-7 20-20 की कमेटी बना लेते हैं, वो पैसा जमा करके वहीं लोकल लेवल पे, और वो लोकल लेवल पे कोई ज़मीन खरीद लिया, कोई गोल्ड खरीद लिया, इस तरह की चीज़ों जो कि प्रोडक्शन में काम नहीं आती, वो इस तरह की अनवर्थी चीज़ों में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला पॉइंट क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी मतलब कि यूपी में एक बहुत बड़ा समस्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने के लिए जीएसडीपी का ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए? पहली चीज, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मिसमैच बिटवीन द करंट ग्रोथ रेट एंड टारगेटेड ग्रोथ। प्रेजेंट टाइम पे यूपी का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट यूपी का प्रेजेंट टाइम पे जो है अप्रोक्सीमेट 11.85% है, रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, 11.85% यूपी का ग्रोथ रेट रहेगा इस साल 2025 और 26 में। यूपी का ग्रोथ रेट 11.85% रहेगा। तो हमारा जो जीएसडीपी है वो कितना हो जाएगा? जीएसडीपी हमारा हो जाएगा 30.77 लाख करोड़। यानी यूपी का जो जीएसडीपी है 30.77 लाख करोड़ हो जाएगा इस साल 2025-26 में। जो करंट चल रहा है अभी, इस साल हमारा ग्रोथ रेट की जो अनुमान है, एक्सपेक्टेशन जो ग्रोथ रेट की है वो 11.85% होने की है, और वो हमारा जो जीएसडीपी है वो 30.77 लाख करोड़ हो जाएगा इस साल। जबकि अगर आपको ग्रोथ का ये जो टारगेट है, टारगेटेड जो ग्रोथ रेट है, उसको अचीव करने के लिए इसका 2.5 से 3 गुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मोर देन करंट ग्रोथ रेट। मोर देन करंट ग्रोथ रेट कितना परसेंट मोर होना चाहिए? 2.5 और 3 टाइम्स। यानी कि 11% जो भी ग्रोथ रेट चल रहा है, इसका या तो 2.5 गुना ज्यादा हो या 3 गुना हो ज्यादा। 3 गुना का मतलब 11-33, यानी 33% ग्रोथ रेट से अगर हम अपना ग्रोथ रेट करें तो हम जाकर के अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं इट नीड्स टू रेज द ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, जीएसडीपी एट 32.9% पर एनम। एक साल में अगर हम 32.9% के हिसाब से ग्रोथ रेट अचीव करने लगे, तब जाकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2029 तक हमारा हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम पे हमारा ग्रोथ रेट कितना है? 11% के हिसाब से है। इसको अगर हम 3 गुना बढ़ा देते हैं ग्रोथ रेट को, 3 गुना बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर हम ग्रोथ रेट 32.9% के हिसाब से एक साल में हमारा ग्रोथ रेट हो जाए जीएसडीपी का, तब जाकर के 2019 तक हम अचीव कर सकते हैं। सो इट नीड्स टू रेज द ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी एट 32.9% पर एनम टू अचीव द टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029। 2029 तक
अगर हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश का अचीव करना है तो उसके लिए हमको ग्रोथ रेट 32.9% पर एनम के हिसाब से करना पड़ेगा, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट। ये पॉइंट हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है, बट हम डायरेक्टली इम्पॉसिबल वर्ड नहीं कह सकते, बट हम सुझाव दे सकते हैं इस तरह से। अच्छा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉल्यूशन क्या है इसका। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। ये हमारा हो गया चैलेंज, ठीक है। चैलेंज मतलब कि क्या क्या आई हमें इस चीज को अचीव करने में, और उसके बाद अब इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, रेमेडीज क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा जो है सॉल्यूशन जो है, या स्ट्रेटजीज टू अचीव, क्या है, स्ट्रेटजीज टू अचीव, यानी क्या हमको स्ट्रेटजी उठानी होगी, अडॉप्ट करनी होगी इसके समाधान के लिए, या इसको अचीव करने के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, या हम इसको लिख सकते हैं दूसरी भाषा में सॉल्यूशन इसका क्या है। दोनों बातें एक हैं। नंबर 1 पे एग्रीकल्चर को हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या हमारा, एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या यूपी में, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सीड्स की है। टू इंप्रूव सीड क्वालिटीज, सीड क्वालिटी को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए उत्तर प्रदेश ने, गवर्नमेंट ने सीड पार्क बनाने की योजना लाई है। क्या लाई है, सीड पार्क बनाने की योजना लाई है। और सीड पॉलिसी भी यूपी गवर्नमेंट ने लाई, मतलब कि लॉन्च किया था। तो हम यहां कह सकते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग सीड पार्क, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर में सीड्स के बाद अगर दूसरे नंबर पे पॉइंट देखा जाए तो इरिगेशन की समस्या है। इरिगेशन की बात की जाए तो 76 कितना परसेंट जो है एरिया में यूपी में इरिगेशन होता है, 86% एरिया में यूपी में इरिगेशन होता है। उसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब कि मुख्यमंत्री एक स्कीम लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। मुख्यमंत्री जो है लघु सिंचाई योजना, लघु मतलब कि स्मॉल है ना, लघु सिंचाई योजना। सब्सिडाइज रेट पे जो भी पंप सेट वगैरह है, बोरवेल वगैरह के पाइप लगते हैं, या बोरवेल वगैरह में जो मशीनरी लगती है, जो सुविधा होती है, जो टेक्नोलॉजी, टेक्नोक्रेट्स वगैरह, ये सब प्रोवाइड कराए जाते हैं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत। ये आपका मार्जिनल और स्मॉल फार्मर वगैरह के लिए ये स्कीम मेनली है, ठीक है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। उसके अलावा देखिए सरयू कैनाल अभी ऑपरेशनल किया गया था। सरयू कैनाल ऑपरेशनल जो किया गया, ऑपरेशनलाइज्ड या केम इनटू फंक्शन इन 2021 या 21 में सरयू कैनाल जो है यूपी के बहुत बड़े हिस्से में, ईस्ट यूपी को पूरा कवर करता है, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, आपका गोरखपुर तक, तो इसको भी इनाग्रेट किया गया। उसके अलावा सेवरल जो है कैनाल वगैरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूपी में। नेक्स्ट प्रोग्राम यूपी का चल रहा है आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रमोट किया जा रहा है यहां पे प्रोडक्शन किसका, ऑयल सीड, पल्सेस एंड मिलेट्स वगैरह पे। किसको, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड मिलेट्स। मिलेट्स के लिए एक स्कीम उत्तर प्रदेश की चल रही है, मिलेट रिवाइवल स्कीम। मिलेट जो है रिवाइवल क्या है, मिलेट के लिए उत्तर प्रदेश की एक स्कीम चल रही है, मिलेट रिवाइवल स्कीम। ये 47 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है उत्तर प्रदेश के इस टाइम, ठीक है। उसके अलावा ये ऑयल सीड, पल्सेस, इन सबको प्रमोट करने के लिए यूपी ने बहुत सारे स्कीम चलाए हैं। कुछ फ्लोरी कल्चर, मतलब कि एक तरह से कॉरिडोर बनाया जा रहा है यूपी में फ्लावर वगैरह के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्या है कि फ्लोरी कल्चर कॉरिडोर,
उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चलाई जा रही है आपका जो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, कि फ्रूट के क्लस्टर वगैरह का, फ्रूट क्लस्टर की जो बात चल रही है यूपी में, इसमें मेनली मैंगो और आपका गुआवा यानी अमरूद और आंवला यानी कि गूसबेरी। तो आंवला के प्रोडक्शन के लिए, गुआवा के लिए, मैंगो के लिए फ्रूट क्लस्टर वगैरह का एक तरह से वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। और वन क्रॉप वन ब्लॉक एक स्कीम उत्तर प्रदेश की चल रही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन क्रॉप मतलब कि पर ब्लॉक वन क्रॉप, या वन क्रॉप पर ब्लॉक ऐसे कुछ है। तो पर ब्लॉक वन क्रॉप, हर ब्लॉक पे एक स्पेसिफाई कर दिया जाएगा क्रॉप जो वहां के ज्योग्राफिकल फिनोमेना, क्लाइमेटिक कंडीशन में ज्यादा सूट करेगा, और उस क्रॉप को उस ब्लॉक में प्रोडक्शन करने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए और उसको एक्सपेंड करने के लिए, यील्ड्स यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सुविधाएं देंगी और स्पेसिफाई किया जाएगा। जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट मतलब कि वन प्रोडक्ट था, ओडीओपी था, वैसे पर ब्लॉक वन क्रॉप, हर ब्लॉक में एक क्रॉप ब्लॉक स्पेसिफिक होगा। मेनली फ्रूट्स को इसको में टारगेट किया जाएगा, बट क्रॉप्स होगा जहां पे फ्रूट्स के ऑप्शंस नहीं, वहां पे क्रॉप्स को डिसाइड किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई करने के लिए इसके थ्रू जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में सपोर्ट मिलेगा, और प्रोडक्शन के लिए, यील्ड्स के लिए, फार्मर्स की जो इनकम को डबल करने की बात कही गई है वो इसके थ्रू गवर्नमेंट अचीव कर लेगी। उसके अलावा यूपी एग्रीज करके एक स्कीम चल रही है, जो यूपी एग्रीज करके स्कीम चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ये प्रोजेक्ट जो है आपका वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। किसके? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश ने ऐसे ही बहुत सारे मतलब कि ये मतलब कि एग्रो पार्क्स वगैरह भी यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे 14 या 15 जो है एग्रो पार्क्स अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा 35 जो है एफपीओ यूपी में, कितना है? 35 जो है एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उत्तर प्रदेश में 35 हैं, और ये सारे के सारे जो है यूपी में चल रहे हैं या फंक्शनल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्रीकल्चर से संबंधित यूपी गवर्नमेंट की या यूपी की। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर हम रिलेटेड बातें करें, सेकंड पॉइंट हमारा इसी में आ जाएगा कि सॉल्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देखें, गवर्नमेंट ने ये मतलब कि स्टेप उठाए हैं। और एवरग्रीन जो है मतलब कि जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन था, ऐसे एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है टुवार्ड ईस्टर्न इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से प्रोग्राम है या इनिशिएटिव है, वो ईस्ट यूपी भी उसके अंदर आता है, तो उसको भी हम वहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेकंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे जो पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट की है, लैंड पूलिंग की पॉलिसी है। क्या है? लैंड पूलिंग पॉलिसी। लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए मात्र 60% लोगों से कंसेंट जरूरी होगा जब भी लैंड एक्वाजिशन होगा। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को लगाने के लिए मात्र 60% लोगों से या किसानों से लैंड एक्वाजिशन के लिए कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और उसके लिए जमीन अधिग्रहण करना है, तो किसानों से या जमीन के जो मालिक हैं, मात्र 60% लोगों से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, रजामंदी की जरूरत पड़ेगी। पहले 80% लोगों की रजामंदी जरूरी हुआ करता था, अब कितने लोगों की? 60% मात्र। तो इसको मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो है 60% जो है कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। कोई भी जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए जो है लैंड एक्विजिशन होगा। ठीक है। उसके अलावा एक स्कीम गवर्नमेंट ने या एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया गवर्नमेंट ने,
उसका नाम रखा डिजिटल लैंड बैंक। डिजिटल लैंड बैंक के अंतर्गत क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट जो भी ऐसे इधर उधर गवर्नमेंट की अपनी जमीनें थी या बैरन लैंड थी, यूजेबल नहीं थी, और इंडस्ट्री को उस जमीन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जीआईएस के थ्रू, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू उसका डेटा जो है डिजिटली मेंटेन किया। और कोई भी इंडस्ट्री या प्लांट लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट उनको जमीनें ऑफर करती है कि कहाँ पे आपका प्लांट किस एरिया में ज्यादा सुटेबल रहेगा, और हमारे पास उस एरिया में ये जमीनें खाली हैं, आप उस पर ले जाकर के प्लांट लगा सकते हैं। तो उसको एक तरह से पूलिंग कर दिया और डिजिटली पूलिंग कर दिया, यानी रिकॉर्ड्स पे मेंटेन कर लिया गवर्नमेंट ने, और ये जमीन आप अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, जिसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा एक्सप्रेसवे वगैरह बहुत सारे सॉल्यूशन के तौर पे हम लिख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे वगैरह की पूरी भरमार लगा दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ से कोई कोना, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा होगा जहां से कोई ना कोई एक्सप्रेसवे वगैरह गुजर ना रहा हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें एक्सप्रेसवे वगैरह। ठीक है, लॉजिस्टिक हब्स वगैरह बहुत सारे बनाए जा रहे हैं यूपी में। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं सोलर पार्क वगैरह भी बहुत सारे यूपी में बन रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे आपके। अगला पॉइंट आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट आपका मैन्युफैक्चरिंग है। थर्ड नंबर पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। इसको प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत सारे एरियाज में बनाई गई है। क्या बनाई गई है, रीजन वाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो रीजन वाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, उसमें हम कह सकते हैं बीडा, जैसे बीडा। बीडा का मतलब क्या होता है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईडा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रीजन वाइज बनाई जा रही हैं, लखनऊ का लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर का गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सतहरिया यानी कि सीडा जौनपुर में पड़ता है, सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन सब का जो नोडल एजेंसी है, कौन, नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर एक नोडल एजेंसी इसके लिए जो काम देख रही है इन सबको प्रमोट करने के लिए, यूपी सीडा है। यूपी सीडा ये एजेंसी या ये संस्था इन सब पे काम देखती है, उसी के अंदर अधीन ये सारे काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसमें काम देख रही है और ये इसका काम कर रही है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब कि क्लस्टर भी यूपी में बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। एक तो आपका आगरा में बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रयागराज में सेंट्रल गवर्नमेंट का बन रहा है। उसके अलावा 4 to 5 है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यूपी गवर्नमेंट अपना भी बनाने का प्रावधान रखी हुई है, तो वो सब इसी के बूस्टअप करने में आ जाएंगे। उसके अलावा अगला पॉइंट हमारा क्या है, समाधान की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, इसी कड़ी में अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट से अगर रिलेटेड बात की जाए तो पहले नंबर में देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। क्या पॉइंट है, 3 के बाद फोर्थ नंबर में जैसे देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए उसमें नंबर 1 पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये सेकंड नंबर का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था वो 2023 में हुआ था। इसमें 19,500 लमसम जो एमओयू साइन हुए थे, और अप्रोक्सीमेट जो है 33 जो है इसमें 1,000 करोड़ क्या है, लाख करोड़, 33 लाख करोड़ की कितना, इसमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई थी, जो कि 40 लाख करोड़ तक मतलब अमाउंट पहुंच गया था। थर्ड नंबर का जो आपका ये होगा मतलब कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वो आपका फरवरी 2026 में होगा। उत्तर प्रदेश ने 4 जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज किए हैं। फोर्थ नंबर का जो मतलब कि 4 हो चुके हैं, इन्वेस्टर्स को
अट्रैक्ट करने के लिए यूपी में। 5वें नंबर का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होगा यूपी में, ये होगा आपका नवंबर 2025 में। तो ये सब मतलब कि इन्वेस्टर्स को अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश में वो लाए गए हैं। सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस बनाया जा रहा है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। सैटेलाइट जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस, ये 5 मेट्रोज में बनाए जा रहे हैं सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस। उसमें नंबर 1 पे दिल्ली है, नंबर 2 पे मुंबई है, नंबर 3 पे आपका बेंगलोर है, नंबर 4 पे मद्रास है, चेन्नई, और 5वें नंबर पे आपका हैदराबाद है। यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट जो है सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस बनाई रही है ताकि वहाँ के जो मतलब कि कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनके अलाइनमेंट्स में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। उसके अलावा यूपी एफडीआई ग्लोबल 500 फॉर्च्यून कंपनीज एंड 500 इंडियन कंपनीज, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है, एफडीआई की पॉलिसी। उसके अंतर्गत जो है 80% लैंड सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्वेस्ट यूपी करके एक वो चल रहा है, मतलब एक एजेंसी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट यूपी का नाम की एजेंसी है, काम कर रही है। क्या नाम है उसका? इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट यूपी। उसके अलावा जो है एक निवेश मित्रा करके ऐप है जिसको मैंने लास्ट क्लासेस में मतलब कि पढ़ाए थे। ये सारी की सारी मतलब कि उससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। ठीक है, अगर जो नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक्स है, ये मतलब कि 4 हो गया। 4 के बाद हमारा जो 5 है, 5 नंबर का जो पॉइंट्स है वो पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं, स्टेप्स उठाए हैं। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। 5 नंबर का पॉइंट हमारा क्या है? पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। अगर पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस की बात की जाए तो 25 पॉलिसी से ज्यादा जो है यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अभी तक। नंबर 1 पे इसमें हो जाएगा मोर देन 25 पॉलिसीज वेयर रोल्ड आउट, यानी 25 से ज्यादा पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं इन सबको प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा लेबर रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, ठीक है, लेबर लॉज एंड रिफॉर्म्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 4 कोड बिल्स लाए हैं। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन लेबर सेफ्टी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये 4 कोड लाए गए हैं लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड। उसके अलावा जो है टैक्सेशन से जीएसटी की अगर बात की जाए, एनजीएसटी, तो अभी जीएसटी में जो स्लैब है उसको कम किया गया, ज्यादातर आइटम्स को कम स्लैब में डाला गया है, तो मिनिमाइज कर दिया गया है एक तरह से उनकी जो है टैक्स रेट्स को। तो मतलब कि 5% में एंड 18% में, तो मैक्सिमम आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द लोअर स्लैब रेट्स। इसको ऐसे लिखा जाएगा, मैक्सिमम आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द लोअर स्लैब रेट ऑफ 5% एंड 18%, 18%। पहले ज्यादातर आइटम 28% और उससे ज्यादा पे मतलब कि हुआ करते थे, 12% और 28 पे। अब ज्यादातर आइटम्स को जो है मतलब कि उनको हटा दिया गया। तो लार्जली रिमूव्ड आइटम्स फ्रॉम 12% एंड 28%। जो 28% और 12% के जो स्लैब में आते थे, ज्यादातर आइटम्स को हटा दिया गया है। तो लार्जली रिमूव्ड आइटम्स अंडर 12% एंड 28% स्लैब रेट्स, while most of the items are included under 5% and 18% स्लैब रेट्स। तो ये टैक्स को मतलब कि रिफॉर्म्स के तौर पे लाया गया है। अगला पॉइंट क्या है, इसी में अगर हम सुझाव दे सकते हैं कि जिस तरह से जीएसटी, जिस तरह से हम जीडीपी और जीएसडीपी हमारा होता है, ठीक है, लाइक
जीडीपी जो कि नेशनल लेवल पे हम आप किसी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को जानते हैं किसी कंट्री को, ऐसे ही जीएसडीपी स्टेट लेवल पे किसी इकोनॉमिक ग्रोथ को, किसी स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ की, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन को हम जांचते हैं। तो लाइक जीएसडीपी एंड जीडीपी, ठीक है, इट नीड्स टू actualize the gross district domestic products that will help in anchoring प्लानिंग एंड पॉलिसीज। देखिए, जिस तरह से जीडीपी और जीएसडीपी होता है किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की ग्रोथ रेट को, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन को जांचने के लिए, वैसे ही जीडीपी और जीएसडीपी के पैटर्न पे, उसी के लाइन पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीडीपी ले आए। जीडीपी को किस लेवल पे लाएं, कैलकुलेट करें, जीडीपी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स है और यूनिक वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, इसलिए उसको हमको ग्रास रूट पे उतारना चाहिए ताकि हमको प्लानिंग लेवल पे और पॉलिसी लेवल में आसानी मिले, सपोर्ट्स मिले, सहायता मिले, ठीक है, और उस चीज को हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो ऐसे ही जीडीपी को हमको डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक करना चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टार्टअप से संबंधित हमारा एक पॉइंट रह गया है। नेक्स्ट क्या है आपका स्टार्टअप, तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले से बहुत सारी स्कीमें चलाई थी, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये 5 के बाद 6 नंबर, ठीक है, क्या स्टार्टअप से रिलेटेड है। स्टार्टअप से अगर रिलेटेड बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उसमें जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा बैंक, सेम इसी के पैटर्न पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने भी स्कीम लाई है। इन सब स्कीमों से स्टेट गवर्नमेंट के सिविलियन जो हैं, वो भी डोमिसाइल वाले लोग, वो भी लाभान्वित हो रहे हैं, उनको भी फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, मतलब कि मयुवा करके एक स्कीम लाई गई है यूपी गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन। इसके अंतर्गत एक साल में 1 लाख लोगों को लोन दिया जाता है, तो ताकि कोई इंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। पर हेड 5 लाख तक का लोन मिलता है नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक स्कीम चल रही है आपका इसी से संबंधित, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। एक जो है आपका चल रहा है ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यूपी गवर्नमेंट की। श्रम सम्मान, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की। ये सारी की सारी स्कीमें चल रही हैं। उसके अलावा ओडीओपी भी को हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी की अगर बात की जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह की बात की जाए, तो यूपी गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर बनाए हुए हैं इसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वगैरह बनाया जा रहा है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डेटा बैंक और क्या कहते हैं, मतलब डेटा सेंटर और डिजिटल, मतलब ये AICT वगैरह इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7वें नंबर पे हम कह सकते हैं IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जो
स्टेप उठाए हैं। ये डेटा सेंटर्स की पॉलिसी भी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और डेटा सेंटर भी बन रहा है। और उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईडा वगैरह में बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको प्रमोट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से दोनों पे इम्फेसाइज डाला जाए इसके द्वारा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एजुकेशन और स्किल की अगर बात की जाए, एजुकेशन एंड स्किल की, तो उत्तर प्रदेश ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज इंश्योर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सिंस 6th स्टैंडर्ड। छठी क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत 6th क्लास की जो मतलब कि स्टैंडर्ड है, 6th क्लास स्टैंडर्ड, वहां से ही बच्चों को ट्रेनिंग की बात कही गई है। उसके अलावा जो है टूरिज्म, अगला पॉइंट इसी में हमारा हो जाएगा टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और ये जो थीम बेस्ड टूरिज्म है उसको भी यूपी गवर्नमेंट ने पूरे यूपी में अलग अलग एरियाज को थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स के नाम पे एक तरह से अनाउंस किया है और उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो थीम बेस्ड सर्किट टूरिज्म जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए पीपुल पार्टिसिपेशन क्या है 12 नंबर पे, पीपुल पार्टिसिपेशन। कोई भी स्कीम या कोई भी इनिशिएटिव जब कामयाब होगी जब पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहे। तो पब्लिक से भी एक्सपेक्ट किया जाता है उस चीज के सक्सेस होने के लिए, जैसे कि अगर पब्लिक उसमें अडॉप्ट करती है स्वदेशी, एडॉप्शन ऑफ स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ रिलायंस, अगर सेल्फ रिलायंस के कॉन्सेप्ट को पब्लिक अप्लाई करती है और स्वदेशी को अडॉप्ट करती है तो इस तरह की चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फॉलो द कंप्लायंस ऑफ टैक्स या टैक्सेशन, टैक्स के जो रूल्स हैं नॉर्म्स हैं, जो भी उसूल जो बातें बताई गई हैं टैक्स में, टैक्स रिटर्न वगैरह भरने का, वो भी सिटीजन की जिम्मेदारी है कि उसको फॉलो करें। उसके अलावा हम किसी भी चीज को प्राइवेट एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है, एजेंसीज जैसे कि डिलॉयट्स को उत्तर प्रदेश ने हायर किया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ऐसे लोकल लेवल पे हम एजेंसीज एंड एनजीओ की सहायता से भी उसको प्रमोट कर सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा एक नोट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये की है एक तरह से। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है। क्या होता है प्रधानमंत्री का? पीएम का जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है। ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने सीएम का जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी, ठीक है, सीएम का भी एक इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप बनाई है सीएम की, यानी चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप। इसमें 16 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं इसमें? 16 मेंबर हैं इसमें। मोस्टली जो है इसमें अकेडमिया, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है और ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स वगैरह का ये वो है। इसका मकसद क्या है? टू एडवाइस चीफ मिनिस्टर फॉर अचीविंग
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया या एक पैनल बनाया गया है, उसका नाम है सीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप। सीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का पर्पस है कि चीफ मिनिस्टर को एडवाइस दें ताकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को 2022 तक अचीव किया जा सके। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप, इसमें इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इसी साल 2025 में बनाया गया, इसलिए इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इस पे आप लोगों को डिक्टेट कर देता हूं। जिस तरह से प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप है, प्रधानमंत्री जिस तरह से, सॉरी गलत हो गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसी के पैटर्न पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। ये चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप जो कि यूपी में 16 मेंबर यानी 16 मेंबर्स पैनल है, ये सीएम को एडवाइस देगा कि कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को 2022 तक अचीव किया जा सके। ऑन द पैटर्न्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश has formulated Chief Minister Economic Advisory Group that consists on 16 members. It will formulate policies and programs as well as advice to the Chief Minister in achieving the target of $1 ट्रिलियन economy by 2029. अब हम यहीं पे अपने लेक्चर को विराम देते हैं। आप लोगों को जो भी समस्याएं हों इससे समझने से रिलेटेड डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें मशवरा भी दे सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। ओके बाय।